कुपोषण एक ऐसा शब्द है जिसने न सिर्फ एक देश को बल्कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 462 मिलियन लोग कुपोषण का शिकार हैं, जबकि 159 मिलियन बच्चे इससे प्रभावित हैं। 118 देशों में 140 मिलियन स्कूल जाने वाले बच्चे और 7 मिलियन गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही हैं। इंसान के शरीर को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो है उसके शरीर को मिलने वाला पोषण। आज के हमारे शो हेल्थ इंडिया में हम बात करेंगे कुपोषण पर। हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर मनीता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर। धन्यवाद गरिमा जी। डॉक्टर ये बताइए कि कुपोषण आखिर है क्या और इसके क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पर होते हैं? देखिए, कुपोषण को अगर हम समझें तो कुपोषण फॉल्टी न्यूट्रिशन को कहते हैं जी। मतलब जितनी इंटेक या फिर जितनी डाइट और जितनी कैलोरी की हमारी बॉडी को जरूरत होती है जी। उससे या तो कम मात्रा में लेना, जिससे कि हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है जी। या फिर उसको अधिक अमाउंट में लेना, जिससे डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियां निकल के आती हैं, या फिर एक बैलेंस डाइट नहीं लेना। जी। तो ओवरऑल इन चीजों से मिला के क्या होता है, जितने कैलोरीज की या फिर जिन पोषक तत्वों की हमारी बॉडी के फंक्शनल सिस्टम को जरूरत होती है वो बॉडी को नहीं मिल पाते, जिससे मोस्टली फंक्शनल सिस्टम ही इफेक्ट होता है। जैसे बॉडी में जो एंजाइम्स का सीक्रेशन होना होता है या फिर जो हार्मोन सीक्रेशन या फिर और अदर टाइप के जो सब्सटेंस प्रोड्यूस कराने होते हैं बॉडी को, वो नहीं हो पाते। तो कुल मिला के अगर बात करें तो पूरी फिजियोलॉजी बॉडी की इफेक्ट होती है, जिसके कारण क्या होता है, जिस पर्टिकुलर पोषक तत्वों की कमी हो रही है उससे रिलेटेड डिजीज हमें देखने को मिलती है। जैसे मोस्टली देखा जाए इंडिया में ज्यादातर आयरन की कमी से एनीमिया जैसी बीमारियां देखने को मिल रही है। जी। आपको पता है इंडिया में कुपोषण से मरने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। दक्षिण एशिया तो कुपोषण के मामले में बहुत ही बुरी हालत में है। तो डॉक्टर ये बताइए कि बच्चों में कुपोषण का क्या कारण है और हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, मोस्टली जो कुपोषण है वो हमारे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, देश के या फिर विश्व के कहीं भी मानो। तो उसका जो मेन कारण होता है वो होता है कि प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसका अपनी डाइट का ध्यान ना रख पाना। जी। क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। लेकिन उनमें अगर अवेयरनेस ना हो पाना या फिर कुछ गरीबी के कारण या फिर किसी भी कारण से वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे होता है। जिससे बच्चे को अगर वो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उनमें जैसे उनका ग्रोथ रिटार्डेशन होना, कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज या फिर उनके फ्यूचर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, सीवियर कंडीशन में बच्चे की इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आफ्टर डिलीवरी बात करें तो लैक्टेशन पीरियड में जो मदर होती है, जैसे वर्किंग मदर्स होती है, वो बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाना, उसके कारण भी बच्चे को प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं मिल पाते, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। या फिर एक जो वीनिंग जिसको अपन कहते हैं, जैसे जो बच्चा को ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक मदर कराती है, उसके बाद उससे ब्रेस्ट फीडिंग से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो अपन एक जो नॉर्मल डाइट पे बच्चे को लेके आते हैं वो जो प्रोसेस होती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। कि सबसे पहले बच्चे को लिक्विड डाइट पे रखा जाता है, जैसे नॉर्मल दाल का पानी हो गया, दूध में बिस्किट डाल के, ये डाइट फिर धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ाई जाती है, फिर धीरे दलिया, पोटैटोज, बनाना या फिर दाल चावल, इस प्रकार धीरे धीरे करके बच्चे को नॉर्मल डाइट पे लाया जाता है। तो उसमें अगर ढंग से ध्यान नहीं दिया जाए, बच्चे को एक अच्छी तरह प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाए, तो उस टाइम में भी बच्चे में पोषक तत्व की कमी हो सकती है, जिससे वो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। जी डॉक्टर, तो ये बताइए कि अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, अगर देखा जाए तो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों ही माल न्यूट्रिशन के 2 टाइप हैं। क्योंकि मोस्टली अपन देखते हैं लोग माल न्यूट्रिशन को अंडर न्यूट्रिशन से देखते हैं, मतलब पोषक तत्व की कमी होना। लेकिन एक अमाउंट से ज्यादा मात्रा में अगर हम किसी चीज को लेते हैं तो उसको अपन देखा जाए तो ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, और अमाउंट से कम मात्रा में अगर कैलोरीज जाती है तो उसको अंडर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार अंडर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन का कारण होता है, उसी प्रकार ओवर न्यूट्रिशन भी माल न्यूट्रिशन का कारण होता है। क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन में तो न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं मिल पाते तो वो डेफिशिएंसी होगी ही, लेकिन अगर ज्यादा अपन मात्रा में ले रहे हैं, जैसे
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जी। अगर इनको अपन अमाउंट से ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ओबेसिटी जैसी समस्याएं, जिससे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज टाइप 2 या फिर जी, जी। सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर होते हैं जो हमें उससे मिल सकते हैं। बिल्कुल। या फिर कुछ लोग होते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनकी ओवरडोज कर जाते हैं। जी जैसे हाँ। आयरन की पिल्स ज़्यादा खाने से आयरन टॉक्सिसिटी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार इस चीज़ को अपन ओवर न्यूट्रिशन से समझ सकते हैं। और अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो उससे भी जैसे कम अमाउंट में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाना, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई तो बच्चों में क्वास्टियोकोर या मैरस्मस जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार अनेक सारे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं, तो उसको हम अंडर न्यूट्रिशन में कहते हैं। अगर देश के सबसे ज़्यादा कुपोषित क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम सबसे आगे है। डॉक्टर, न्यूट्रिशन तो ठीक है, लेकिन जैसे हम माल न्यूट्रिशन, कुपोषण एक आदमी को हो जाता है, तो उससे हम कैसे लड़ सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं कि उससे बचा जा सके, उससे लड़ा जा सके? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हमें एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी चाहिए। जी। अगर हम स्वस्थ हैं तो भी हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं उसमें वो सारे पोषक तत्व जरूर होने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, जो हमारे ग्रोथ के लिए या फिर मेंटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जैसे हमारे जो खाने में सैलड्स, वेजिटेबल्स और जो भी चीज़ें हैं वो ऐड करना। इसके अलावा कभी कभी होता है जो सीवियर कंडीशन में कुपोषण के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए हमें एक डॉक्टर की, डाइटिशियन की ज़रूरत भी पड़ती है। बिल्कुल। तो उसके लिए ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें डॉक्टर एक पर्टिकुलर सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स को देख के या फिर अगर उसको ज़रूरत होती है तो ब्लड टेस्ट के जरिए वो पता लगाया जाता है कि इस इंसान में कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो उसके बेस पे उसको एक प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाता है और उसको उसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो उसको रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने की ये है कि कुछ लोग होते हैं सप्लीमेंट्स खुद ही लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। इससे अपन को ओवर न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने बताया, ओवर न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और टॉक्सिसिटी होने की वो दिक्कत हो सकती है। जी। अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो उसकी रिपोर्ट 2019 के अनुसार 117 देशों में से इंडिया जो है 102वें नंबर पर है। तो उससे लड़ने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या उनके प्रयास हैं, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि माल न्यूट्रिशन सिर्फ एक देश की समस्या न होगी, पूरे विश्व की समस्या है। बिल्कुल। और इससे हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी जो अपनी गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स या स्कीम माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए चला रही है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस दी जाती है लोगों को, उनको उसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर न्यूट्रिशनल फूड्स और सप्लीमेंट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें अनेक सारी स्कीम जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जननी सुरक्षा योजना है, NRHM के अंतर्गत भी कई सारी स्कीम चलाई जा रही हैं। और जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं या फिर प्रेग्नेंट मदर होती हैं और इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए न्यूट्रिशनल फूड या प्रोवाइड्स किए जा रहे हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं और उनको अवेयरनेस दी जा रही है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रंस की, तो बच्चे जो स्कूल्स में जाते हैं उनके लिए मिड डे मील प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, तो उनके भी ये सेम प्रोटोकॉल, जैसे उनको स्कूल के अंदर ही फ्रेश फूड या फिर न्यूट्रिशनल फूड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए जैसे आयरन और फोलिक एसिड भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार सरकार काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और स्कीम चला रही है जिनके उनके लिए जानकारी होनी भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है। जी। डॉक्टर कहते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। कोई भी पहला स्टेप लेना है तो हमें खुद ही लेना होगा। तो हम खुद से क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे कि कुपोषण से हम लड़ सकें, हम मदद कर सकें सबकी लड़ने में? तो हम खुद से इंडिविजुअल लेवल पे क्या स्टेप्स ले सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं या फिर अगर हम बीमार हैं, दोनों ही कंडीशन में हमें हमारे खाने का, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना चाहिए। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या हम खा रहे हैं वो टाइम पे खा रहे हैं और क्या हम खा रहे हैं उसमें सारे सप्लीमेंट जो हमारे लिए चाहिए वो जरूरी
उसमें है। जी। तो इस चीज़ का खुद का ध्यान रखते हुए अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको भी इस चीज़ में अवेयर करवाना चाहिए कि उनको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहिए, इससे कमी से होने वाले नुकसान के बारे में बताना चाहिए, ओवर न्यूट्रिशन के नुकसान के बारे में बताना चाहिए। और अगर जैसे बात करें जैसे प्रोग्राम जो सरकार चला रही है उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए जी। तो इस तरह हम अपने साथ साथ अपने समाज की भी बहुत न्यूट्रिशनल्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवा सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि कुपोषण सिर्फ एक आदमी की नहीं, पूरी देश की, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो हम सबको मिलकर कुपोषण से लड़ना होगा ताकि एक स्वस्थ और बेहतर देश का निर्माण हो सके। तो ये थी हमारी डॉक्टर मनीता, जिनसे हमने बात की कुपोषण पर। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में कुपोषण के आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। भारत में कुपोषण की दर लगभग 55% है, जबकि उप सहारी अफ्रीका में 27% है। ये बहुत ही निराशाजनक है कि हम आज भी कुपोषण जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। हमें सबके साथ मिलकर इसे हराना होगा ताकि एक स्वस्थ देश का निर्माण हो सके। तो ये थी कुपोषण की स्थिति हमारे देश में और पूरे विश्व में। इसी तरह के टॉपिक के साथ हम आते रहेंगे बॉडी रिवाइवल प्रेजेंस हेल्दी इंडिया में।